शेयर हो रही है? नहीं सर, जी साहब दिख रही है। दिख रही है। ठीक है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आर सी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूं यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, गरिमा आदि का मैं प्रबल समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार एवं विधिक कर्तव्यों को बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क बिना किसी आर्थिक लाभ के मैं यह संविधान के ज्ञान को देश की जनता को निशुल्क जनहित में प्रदान कर रहा हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक मनी धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, MLC, उत्तर प्रदेश सरकार। मनी बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित संवैधानिक वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक, पंजाब राज्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और इस वेबिनार का संचालन कर रहे हैं माननीय BL कदम जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ग्वालियर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो योग्यता रखता है कि यह क्षमता योग्यता रखता है, और ऐसे व्यक्ति को जो है राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा।
महाधिवक्ता जो नियुक्त होगा उसका यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि के संबंधित विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा अन्य विधि द्वारा जो है अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल के द्वारा जो महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध बताया गया है। होता क्या है कि विधि का जो शासन है, कानून का राज है, तो जो राज्यपाल हैं उनको एवरीथिंग शुड बी वर्क अकॉर्डिंग टू लॉ, सब कुछ कानून के हिसाब से करना होता है। और कानून के राज में कानून की जानकारी उन्हीं विद्वान अधिवक्ताओं को होती है जिन्होंने कानून की शिक्षा ली है। देश कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा। संविधान की जानकारी उन्हें होती है जो संविधान को पढ़ते हैं, जिन्होंने कानून की शिक्षा ले रखी है। तो राज्यपाल की तरफ से, क्योंकि राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति को अपने हाथ में रखते हैं और मंत्री परिषद भी जो है राज्यपाल की जो है द्वारा जो है निर्देशित पदाधिकारियों में है। तो आखिर राज्यपाल जो अपना काम करेंगे उसमें कानून की जानकारी का अभाव होता है। अगर अभाव होता है तो उसका समाधान कैसे होगा? तो उसका समाधान का जो रास्ता है वो यही है कि जो है प्रत्येक राज्य में एक जो है महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है और वह महाधिवक्ता जो है प्रदेश के न्यायालय में प्रदेश का पक्ष रखता है। तो कैसे रखता है? महाधिवक्ता का कर्तव्य क्या है? व्हाट्स आर द ड्यूटी? ड्यूटी क्या होगी एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट की? तो एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट की ड्यूटी होगी राज्य के महाधिवक्ता की कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पे सलाह दे। इसको दे उस राज्य की सरकार को, जो राज्य की सरकार है उस सरकार को सलाह देंगे। सरकार क्या है? सरकार ही तो एग्जीक्यूटिव है। तो सरकार को, राज्य की सरकार को सलाह देने का काम जो है महाधिवक्ता का है। क्यों भाई सलाह देने की जरूरत क्यों है? सलाह देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो सरकार बनती है वह जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों से बनती है और जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनको कितना कानून मालूम है, संविधान की कितनी जानकारी है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी सरकार जिसको संविधान की जानकारी संपूर्ण पूरी सरकार को संविधान की जानकारी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे देश की जनता को ही संविधान की जानकारी नहीं है। और ऐसे चुने हुए प्रतिनिधियों को संविधान की जानकारी देने का मुझे लगता कोई प्रक्रिया भी अभी तक भारत देश में नहीं बनाई गई कि ऐसे चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकार संविधान की जानकारी दे, बल्कि उन ऐसे ऐसे जो है जो जनप्रतिनिधि हैं जिनके जीत के पहुंचते हैं उनको कानूनी सलाह देने के लिए महाधिवक्ता रखे गए। तो महाधिवक्ता का काम है सरकार को सलाह देना, उस सलाह को समझना, बुझना और उस सलाह के अनुसार जो है कानून के राज के अनुसार देश में संविधान के अनुसार संविधान का शासन इस्टेब्लिश करना, ये उनका सरकार का कर्तव्य है।
तो यहाँ पे जो कड़ी है बीच में कि जो है सरकार के लोगों को भी संविधान की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वहाँ दी गई सलाह को अपने विवेक से तय कर सकें कि दी गई सलाह कितनी युक्त है। सरकार के प्रतिनिधियों को, जैसे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते, कम से कम सरकार को तो संविधान की जानकारी की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। परंतु अभी जो व्यवस्था यहाँ पे बताई गई है कि महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पे सलाह दे और विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पे निर्देशित करे। जो निर्देश सरकार के लिए जो है राज्यपाल तय करेंगे, उसी निर्देश के अनुसार वह सलाह देगी अधिवक्ता। और जो विधि है, जैसे कि इस जो महाधिवक्ता है उनको सलाह तो देनी है विधि संबंधी। अब विधि क्या है, जिस विषय में राज्यपाल जी ने उनको डायरेक्शन दिया कि भाई इस संबंध में सरकार को सलाह देनी है, तो वो उस विषय में सरकार को सलाह देंगे। जैसे पीछे कई मामले ऐसे आए जिसमें राज्यपाल के ऊपर भी जो है उंगलियां उठी। तो जो है यहाँ पर जो है उनको विधिक सलाह देनी है और जो कार्य उनको विधिक सौंपे जाएं उनका निर्वहन करना है। जो भी स्टेट की तरफ से उनको विधिक कार्य सौंपे जाते हैं राज्य की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट या किसी अन्य जगह, तो वह उन कर्तव्यों को पूरा करेंगे और उसको इस संविधान अथवा अन्य किसी विधि द्वारा इसके अधीन प्रदान किए गए हों, तो जो भी उसके कार्य सौंपे जाएंगे वह इस संविधान के अंदर दिए गए प्रावधानों के अनुसार सौंपे जाएंगे। या कोई जो है विधायिका द्वारा विधि बनाई गई है जिसमें कोई ऐसा जो है दायित्व सौंपा गया है, तो उस विधि के अनुसार ही राज्यपाल को कार्य सौंपे जाएंगे। तो अनुच्छेद 163 तो अनुच्छेद 165 63 तक मैं बता चुका। अनुच्छेद 165 जो है के अंदर राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति है, सरकार को सलाह देने के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति होगी। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल द्वारा सौंपे गए वो सभी विधि के विषय जो जिन पर उनसे सलाह की अपेक्षा की गई है, उन विधि के विषयों पर वह सरकार को सलाह देंगे और जो उनको विधि के अनुसार दायित्व सौंपे गए हैं करने के लिए, उन कर्तव्यों को भी पूरे करेंगे। परंतु वो जो विधि के अनुसार जो दायित्व सौंपे गए हैं, विधि से आशय यहाँ पर संविधान और उस समय प्रवृत्त वह विधि जो विधायिका द्वारा बनाई गई है। विधि की परिभाषा में महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो कि राज्यपाल अवधारित करे। तो यहाँ पर राज्यपाल को यह तय करना है कि महाधिवक्ता को क्या सैलरी मिले, उनको क्या पारिश्रमिक मिलेगा। दूसरा, महाधिवक्ता भी उसी तरीके से जो है कार्य करेंगे जिस तरीके से राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है पद को धारण करेंगे। तो ये आर्टिकल 165
61 के अंदर जो है यह प्रावधान रखा गया है। और आर्टिकल 166 कुछ नेट की प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से स्लाइड शेयर करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं जो है स्लाइड शेयर करने में असमर्थ हो रहा हूँ। और मैं यहाँ पर आपको अनुच्छेद 166 के विषय में बताता हूँ। अनुच्छेद 166 किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन, किसी राज्य के अंदर जो सरकार है उसका कामकाज कैसे संचालित होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल है और प्रदेश की जनता को इसकी जानकारी होनी चाहिए। किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम पर की गई व्यक्त की जाएंगी। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, ये राज्यपाल के नाम से ही राज्य की कार्रवाइयां होती हैं, क्योंकि वो कार्यकारी वहाँ राज्य के प्रधान होते हैं। कार्यपालिका शक्ति उन्हीं में निहित होती है। दूसरा, राज्यपाल के नाम से बनाए और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किए जाएंगे। और निर्देश पर एक आदेश की वैधता जो इस प्रकार प्रमाणित है नहीं होगी, इस आधार पर प्रश्नगत किया जाता है कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित किया गया आदेश लिखित नहीं है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो यही है कि आर्टिकल 161 ये कहता है कि यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि राज्य में जो राज्य की सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है वह सभी राज्यपाल द्वारा की गई है। ये जो है एक तरीके से डेलीगेशन हो गया पावर का, है ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन की समस्त पावर तो राज्यपाल में नहीं। और अब राज्यपाल जितने भी काम कर रहे हैं वो अपने कार्यकारी पदाधिकारियों के माध्यम से करे, सरकार भी उसमें मंत्रिमंडल भी शामिल है, मंत्रिपरिषद भी शामिल है। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 166(1) के अंदर यह व्यक्त किया गया कि भाई सरकार को बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी प्रदेश की जो सरकार है वह जो भी काम करेगी वह सारे के सारे काम जो है राज्यपाल के द्वारा किए गए कार्य प्रिज्यूम किए जाएंगे, ऐसा व्यक्त किया गया। इसी में दूसरा पॉइंट है, राज्यपाल के नाम से बनाए गए जितने भी आदेश होंगे, राज्यपाल आदेश करेंगे, तो आदेश कैसे करेंगे, जितने भी जो है आदेश उनके होंगे वह उन आदेशों को देंगे लिखित रूप से, जो निष्पादित करेंगे उनके नाम से जो आदेश बनाए जाएंगे उस सभी दस्तावेजों में जो है विधिता उससे प्रमाणित किया जाएगा। प्रमाणित करने से आज से क्या है कि जो भी कार्यकारी उनके प्राधिकारी होंगे उस आदेश पे स्टैंप लगना, मुहर और जो है उस पे सिग्नेचर होना प्रमाणित होना चाहिए। वह सारे के सारे जो है जो भी नियम, जो भी आदेश, जो भी वो विधि सृजित करेंगे वह सारे के सारे प्रमाणित होने चाहिए और उन प्रमाणित विधियों को जो है चैलेंज नहीं किया जाएगा, प्रमाणित है। और अगर जो है वह जो है प्रमाणित
नहीं है तो जैसे कि कुछ फर्जी आदेश भी चलते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं कि भाई ऐसे चल जाते हैं। ऐसे आदेशों को रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई है। नंबर 3 है राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा। जहां तक कि ऐसा व्यवसाय नहीं है कि जिसके संबंध में राज्यपाल द्वारा इस संविधान के तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल को यहाँ पर राज्य की सरकार को आसानी से सुविधाजनक तरीके से काम करने के लिए, उसके मंत्रियों को काम करने के लिए मंत्रिमंडल बनाए जाने के लिए, जो कौन सा मंत्रिमंडल में कैसे नियम के अनुसार बनेंगे मंत्री, कितने मंत्री होने चाहिए, कौन कौन से मंत्रिमंडल होने चाहिए, उसकी क्या नियमावली होनी चाहिए, उसको आवंटन करने के लिए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करके उन्हें उनका पद आवंटित करने और किस विषय में वो आवंटन किया जा रहा है, किस बात के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं या परिवहन मंत्री हैं, जो भी है आवंटन के लिए, इन सब चीजों के लिए राज्यपाल महोदय नियम बना सकेंगे। तो ये यहाँ पर आर्टिकल 166 है और आर्टिकल 167। आर्टिकल 167, राज्यपाल आदि को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा। शेयर हो सकती है साहब, इसकी देख लो। देख रहा हूँ। हो गई। हम्म,
कुछ समस्या आ रही है, आगे बढ़ नहीं रही है। जी सर, ऐसे ही कंटिन्यू रखें। देख लेंगे आज क्यों है, शायद एंटीवायरस खत्म हो रहा है इस वजह से ऐसा होगा। जी आवाज सर। आ रही है आपकी? पढ़े महोदय? हाँ, राज्यपाल आदि को जो सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है। जैसे कि राज्यपाल का कार्यकारी पदाधिकारी होते हैं मंत्रिमंडल, तो सरकार का यह कर्तव्य है कि राज्यपाल को जो सूचना वह अपेक्षा करें वह प्रदान की जाए। तो पहला पॉइंट ये है उसमें कि राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राज्य के राज्यपाल को सूचित करने के लिए, यानी कि मुख्यमंत्री का, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित जो भी निर्णय किए गए हैं उस निर्णय की सूचना राज्यपाल को प्रदान करें। राज्यपाल को कौन कौन सी सूचना प्रदान कर रही है? नंबर 1, राज्य के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है और कानून के से संबंधित जो भी प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिए गए हैं उनकी सूचना राज्यपाल को दें। तो वो दी जाती है। कोई भी एक्ट बनता है जब, तो उसकी बना करके उसकी सूचना दी जाती है। कोई भी कानून बनता है तो राज्य के, दूसरा पॉइंट है इसी में, राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो राज्यपाल मांगे। पहला तो इट इज a duty of the मुख्यमंत्री to provide the information about the administration and decision about the law। सेकंड क्या है, दूसरा क्या है कि राज्यपाल द्वारा जो मांगी जाए। पहला तो ड्यूटी है मुख्यमंत्री की कि वह प्रशासन से संबंधित या कानून से संबंधित जो भी मंत्रिपरिषद के निर्णय है उसकी सूचना राज्यपाल को दें, ड्यूटी है। अब मान लो कि राज्यपाल को ड्यूटी है, सूचना नहीं दे रहे हैं, तब क्या होगा? तब क्या होगा? नहीं दे रहे तो फिर दूसरा पॉइंट है कि राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो राज्यपाल मांगे। यानी राज्यपाल जब जो जानकारी राज्य से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, तो कानून से संबंधित मांगेंगे तो वो प्रोवाइड करनी होगी। तो जो वो देंगे वो ठीक है, जितना दिया वो ठीक है, लेकिन जो राज्यपाल मांगेंगे, उन्हें लगता है कि और ये इस संबंध में और जानकारी ले ली जाए, ये क्लियर नहीं हुआ पॉइंट, ये कानून समझ में नहीं आया, ये निर्णय समझ में नहीं आया, तो राज्यपाल द्वारा जो है जानकारी मांगी जाएगी वो जानकारी भी मुख्यमंत्री को प्रोवाइड करनी होगी। कानून से संबंधित, प्रशासन से संबंधित जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है। दूसरा है नेक्स्ट कि यदि राज्यपाल की आवश्यकता है तो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद अध्याय 3 राज्य विधानमंडल द्वारा विचार नहीं किया गया है, ऐसी सूचना भी राज्यपाल को प्रदान करनी होगी। राज्यपाल को किसी भी मामले में मंत्रिपरिषद जो है का जो विचार है, कोई निर्णय है, किसी भी मंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय, उसकी भी जानकारी जो है राज्य के राज्यपाल को प्रदान करनी होगी। तो चलिए यहीं पर आज जो है टॉपिक खत्म कर देते हैं, क्योंकि स्लाइड शेयर नहीं हो रही है। तो इसी स्लाइड को जो है देखिए, कल जो है नेक्स्ट जो है देखते हैं, हुए आगे बढ़ेंगे। यहीं से मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नौ बताए।
बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब, आपने आज अनुच्छेद 165 और 166 की और 167 की व्याख्या की, और इसमें जो है आपने बहुत अच्छी जानकारी जो इसमें थी कि अधिवक्ता के संबंध में कि राज्य का प्रत्येक राज्यपाल जो है अपने राज्य में अधिवक्ता जो है नियुक्त करेगा और वो जो है सरकार को सलाह देने का काम करेगा। ये बात जो है तो लोगों को मालूम हुई और विशेष सभी अनुच्छेदों के बारे में आपने बात की। तो इसी के संबंध में मैं आगे आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक पंजाब आरबीएम से हैं। यदि इससे पहले भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो इसको कोई भी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि किसी को कोई तीन अनुच्छेदों में कोई डाउट हो तो अपना प्रश्न भी रख सकते हैं। अभी हमारे पास में समय है, तो 5-7 मिनट में जिसके भी क्वेश्चन होंगे तो हम ले लेंगे और आदरणीय प्रोफेसर साहब उसका समाधान करेंगे। हाँ, जो भी किसी को तीनों आर्टिकल के संबंध में कुछ पूछना हो। अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक किसी का कोई हैंड रेज नहीं हुआ है। कोई बात नहीं। तो अब मैं आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक पंजाब जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। आदरणीय एडवोकेट साहब। एक बार फिर से कथाकार गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए सभी जो हमारे साथी व्यवसाय में जुड़े हुए। आवाज कम आ रही है सर। आवाज कम आ रही? एक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी और हमारे जितने भी राज्यों के संयोजक सह संयोजक कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जुड़े हुए हैं। हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आरसी धीमान जी, हमारे आज के संचालक बीएल कदम जी। जैसा कि हम पिछले कई टाइम से संविधान की जो व्याख्या हमारे प्रोफेसर साहब जी कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि हम सभी को संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि संविधान में जो डिफरेंशिएट किया है न्यायपालिका की पावर को और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर को, पार्लियामेंट्स की पावर्स को, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को, राष्ट्रपति की पावर्स को, राज्यपाल की पावर्स को, अधिवक्ता की पावर्स को। और आज जैसा कि हमें प्रोफेसर धीमान जी ने अधिवक्ता के बारे में बताया कि अधिवक्ता का क्या ड्यूटी होती है, उसका क्या कार्यक्रम होता है, उसको क्या करना होता है, उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है, उसके साथ साथ राज्यपाल के की पावर्स के बारे में अभी बता रहे थे तो बीच में उनको रुकना पड़ा। तो ये बहुत जानकारी होना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। सो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से एक बहुत बढ़िया कोशिश की जा रही है कि हर सोमवार को, मंडे को हम जो संविधान की व्याख्या की क्लास वेबिनार लगाते हैं और उसमें हमारे प्रोफेसर साहब आरती धीमान जी बहुत ही विस्तार से हर एक अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम आरबीएम के माध्यम से इससे जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो ये चीज हम सबको ये ड्यूटी बनती है कि हम खुद तो इसमें जुड़े, साथ में ज्यादा से ज्यादा
हमारे जो खास करके जो हमारे मेंबर्स हैं, या हम कह सकते हैं कि ओहदेदार मीन्स कि जो हमारे मेरे कहने का मतलब है जो हमारे जिनको यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, उनको ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत है, ताकि वो आगे जाके हमारे जो समाज है उसमें जाके इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा प्रदान करे, ताकि लोग जो है लोगों को अपने अधिकारों का पता चल सके, लोगों को बाकी हर कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक बारीकी के बारे में पता होना चाहिए। ये तो चलो पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज को याद रखा जा सके, लेकिन कम से कम उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार फिर से सभी ही अपने आरबीएम के, हाँ जी हाँ, सभी जो हमारे आरबीएम के हमारे सदस्य हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो मेंबर्स हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यों के संयोजक हैं, सह संयोजक हैं और आगे उनके कार्यकारिणी सदस्य हैं, सभी को इसमें पार्टिसिपेट करके ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। तो एक बार फिर से मैं सभी का बहुत बहुत साधुभाव करता हूँ कि आगे भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, हम अपने राज्य से जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा संविधान चर्चा में जोड़ सकें, ताकि वो संविधान के बारे में जानकारी लेने के लिए इसमें अपना जो है टाइम निकाल सके और उनको संविधान की जानकारी हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस वक्त जो हमारा देश में माहौल बना हुआ है, और जुडिशरी की तरफ से, मैं क्योंकि मैं लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ हूँ, जुडिशरी की तरफ से जो डिसीजन आ रहे हैं, जो फैसले आ रहे हैं, उसके लिए उस पर जब हम गौर करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जुडिशरी टोटली इन कंट्रोल ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो जैसा मेरी ये एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो अपर जुडिशरी, जिसको कि हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और हाई कोर्ट जुडिशरी, मोर ओवर जो लोअर जुडिशरी है, जैसा कि पीछे एक आर्टिकल ट्रिब्यून में आया था कि अभी तक जो जजेस की वैकेंसी है वो 5000 के ऊपर जो है वैकेंसी है, और हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिप्रेजेंटेशन 0 है, हाई कोर्ट में आई थिंक पॉइंट समथिंग रिप्रेजेंटेशन होगी। तो जब तक हमारी रिप्रेजेंटेशन अपर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं होगी, तब तक जो फैसले लिए जाएंगे वो हमारे हक में नहीं लिए जाएंगे। तो मैं एक विनती करना चाहता हूँ अध्यक्ष मोदी जी से कि हर राज्य की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया जाए कि एक नेशनल जुडिशियल कमीशन के बारे में हम मेमोरेंडम दें, कि एक नेशनल जुडिशियल सिस्टम क्रिएट किया जाए, जैसे कि यूपीएससी है, और राज्यों में अपने अपने जो बने होते हैं कमीशन बने होते हैं, और उनके द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, तो हमें चाहिए, अगर हम हमारी रिप्रेजेंटेशन जब तक अपर जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, तब तक हम जो है हमारे हक में फैसले नहीं आएंगे। तो एक मेरा एक सुजेशन है, क्योंकि आज थोड़ा टाइम मिल गया था, तो ये मेरी तरफ से सुजेशन है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि अगर इस पे विचार करके कुछ किया जा सकता है, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन हमारी है अपर जुडिशरी और हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इसी के साथ मैं अपना वाचन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि मैंने जो बात कही है वो उस सिलसिले में
इस पर विचार करके कुछ डिसीजन अगर लिया जा सके तो बहुत बढ़िया होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये आपने वो अपनी बात रखी। अब मैं आदरणीय आरजेएम के संस्थापक माननीय भारती से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और अपना उद्बोधन रखते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। आदरणीय संस्थापक जी। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का। संविधान के बारे में काफी विस्तार से वो पूरे देश के साथियों को जानकारी दे रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज की अध्यक्षता की हमारे पंजाब प्रदेश के संयोजक सम्मानित एडवोकेट प्रतिपाल सिंह साहब ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन किया वीएल कदम साहब ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देश भर से जुड़े सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये पुनः फिर अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। ये संविधान की जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को होना अत्यंत आवश्यक है और एक विशेष समस्या पर अभी हमारे प्रतिपाल साहब ने ध्यान आकर्षित किया है सभी साथियों का कि हमारा जो हाई जुडिशियली सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं है। तो इस पर बैठेंगे, जब बैठकर चर्चा कर लेंगे और चर्चा करके यथासंभव जो भी हो सकेगा ज्ञापन देना या कुछ करना तो निश्चित रूप से करेंगे, करना ही चाहिए। होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन आवाज जरूर उठानी चाहिए। तो मैं उनके सुझाव का सम्मान करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं और निवेदन बस यही है कि अब आज का समय पूरा हमारा हो गया है और 18 मार्च को आगरा में प्रथम धम्म सेवक संघ का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन होने के लिए जा रहा है। उसमें सभी साथियों को यूनिफॉर्म में आना है, तो सभी राज्यों के जिम्मेवार साथी जुड़े हुए हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि उसकी तैयारी में आप लोग लगें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय संस्थापक